देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। मध्य प्रदेश की दो मोक्षदायिनी नदियां नर्मदा और शिप्रा में लगातार गिर रहे शहरों के सीवेज और नालों के गंदे पानी से प्रदूषित हो रही है। यह स्थिति तब है जब सरकार ने इन दोनों नदियों को निर्मल बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं और करोड़ों रुपए की योजनाएं क्रियान्वित है। दरअसल इन नदियों को निर्मल बनाने की जिम्मेदारी जिन विभागों की है, उन विभागों के अफसर नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी मोक्षदायिनी नर्मदा और शिप्रा का पानी प्रदूषित हो रहा है। वहीं सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में शिप्रा को 12मासी नदी बनाने के लिए 911 करोड़ लगभग का खर्च किया गया था और नर्मदा शिप्रा सिंहस्थ लिंक योजना अब भटक गई है। शिप्रा जल और परियोजना से जो जल नदी में डाला जा रहा है उसका प्रबंधन दोषपूर्ण है। योजना के तहत लगभग 786 करोड़ के जल शुल्क की वसूली नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल लगातार नदियों के प्रदूषण को लेकर रिपोर्ट देता है। नदी किनारों पर इंदौर, उज्जैन और देवास में 6777 उद्योगों से प्रदूषित कचरा पैदा करने वाले 137 उद्योगों में से 5 में ही एसटीपी बने हैं। शिप्रा से जुड़ी नदियों के किनारे प्रदूषण फैलाने वाले 6777 उद्योग में 505 बिना अनुमति के चल रहे हैं। और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिंघई जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आलोक जी, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, मोक्षदायिनी कही जाने वाली नदियों पर लापरवाही का आलम है। एक और सरकार लगातार करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर चुकी है, बावजूद इसके नदियां यथावत बनी हुई है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से ये नदियों के साथ में हमने भेदभाव किया है, उन पे अत्याचार किए हैं, अपने जल स्रोतों को खुद हमने खत्म किया है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है हमारी धार्मिक मान्यताओं की भी है जी। हम नदियों को मोक्षदायिनी तो कहते हैं और उनका उपयोग भी करते हैं सारे जीवन चर्या में, लेकिन उनको संवारने के लिए, उनका कैचमेंट एरिया को संवारने में हमारी कोई रुचि नहीं रहती। बड़ी मात्रा में जंगल काटे हैं, जो कैचमेंट एरिया में लगातार पानी रिसता रहता था, साल भर रिसता रहता था, वो पानी अब बंद हो गया है और पूरे कैचमेंट एरिया पे हमने अतिक्रमण कर लिए हैं, उद्योग बना दिए हैं और उससे जो नदियों में प्रदूषण बढ़ रहा है वो तो सबसे बड़ा कारण है। लेकिन सरकारों ने जो प्रोजेक्ट चलाए इतने सालों में, ये सोचा गया था गंगा पवित्र हो जाएगी, नर्मदा पवित्र हो जाएगी, यमुना हो जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी शहर हमारे यहाँ बसे हुए हैं नदियों के किनारे, लेकिन नदियों को पवित्र हम नहीं कर पाए। सरकारी प्रोजेक्ट जो है वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुए हैं और इतनी लापरवाही सरकारी प्रोजेक्ट में की गई है। वो पैसा तो खर्च हुआ लेकिन वास्तव में नदियों पे नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ। जो कंस्ट्रक्शन के दलाल थे, जो सत्ता में भागीदारी करके उनने वो पूरा बजट ले लिया कंस्ट्रक्शन के नाम पे और उसके संरचनाएं बनाने के नाम पे वो पैसा निकाल लिया। वास्तव में नदियों में प्रदूषण होने के जो कारण थे वो दूर नहीं हुए। बिल्कुल। अब भोपाल में भोज वेटलैंड योजना जो थी, ये एक सबसे बड़ा उदाहरण जो नदियों के करप्शन को समझा जा सकता है, जिनसे कि 350 करोड़ आपने जापान गवर्नमेंट से लिए और शहर के तालाब का प्रदूषण दूर करने के लिए और नदी नालों को डाइवर्ट करने के लिए वो पैसा खर्च किया और आज तक वो नहीं हुआ। आज तक शहर की गंदगी तालाब में मिल रही है। ऐसे ही हाल नदियों के भी है। तो ये जो है हमें तय करना पड़ेगा कि हम अपने ये पाखंड बंद करें और वास्तव में जो पैसा खर्च होने आता है नदियों के सफाई पे, उस पर खर्च किया जाए। सरकारों को इस पर गौर करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकारों को इस पर गौर करना पड़ेगा। लेकिन आलोक सिंघई जी, एक सवाल और यहाँ आता है कि लगातार हम बात करते हैं सरकार पैसे खर्च कर रही है और वो रुपए की बात करें, वो रुपए नदियों को साफ करने के लिए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के निगम कर्मी जो हैं लगातार सीवरेज का गंदा पानी नदियों में छोड़ रहे हैं। उस गंदे पानी का ट्रीटमेंट कहीं नहीं किया जा रहा है, लगातार नदियों में गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ा कारण तो नदियों को प्रदूषित करने का ही। तो आपको नहीं लगता है कि इस दिशा में कुछ काम करना चाहिए? बिल्कुल काम करना चाहिए। अब जैसे प्रदूषण निवारण मंडल है मध्य प्रदेश में और उसका दायित्व है कि जिस तरीके से जो उद्योग है जो प्रदूषण पैदा करते हैं, शराब फैक्ट्री है तो उससे जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं वो आप सीधे नदी में छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे रायसेन में ही शराब फैक्ट्री है, उसका पानी जो है गंदा पानी पहुंचता है बेतवा नदी में और बेतवा नदी प्रदूषित होती है। ऐसे ही सारी नदियों में
इंडस्ट्रीज का गंदा पानी जा रहा है और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हर स्टेट के भी है और हर देश के स्तर पे भी है, लेकिन इन सब पे जो है कार्रवाई नहीं होती है। एनजीटी ने कुछ कार्रवाइयां जरूर की है। कलियासोत डैम से जो कलियासोत डैम का पानी जो था उसमें जो कैचमेंट एरिया में जिस तरीके से मकान बन गए उसको तोड़ने के लिए बोले जाए, लेकिन वो भी ठप हो गई है। तो इस तरीके से जो निवारण मंडल है, प्रदूषण निवारण मंडल, वो कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं। उनमें पॉलिटिकल नियुक्तियां होती है और वो नियुक्तियों के कारण वो सब नियम व्यवस्थाओं को ढीला छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, तो इसके कारण ये प्रदूषण नहीं कंट्रोल हो पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज जो जानना चाहूंगी आलोक जी आपसे कि यहाँ कहा जा सकता है कि सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही, साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों की भी लापरवाही, इसी कारण ये जो नदियां हैं ये धीरे धीरे दम तोड़ रही, क्योंकि कहा जाता है कि नदी का जल इतना साफ और इतना पवित्र होता है कि सीधे उसे पिया जा सकता है। ऐसे में इतना गंदा पानी उनमें छोड़ा जा रहा है कि वहां पैर रखने की हिम्मत नहीं होती, इंसान उस पानी को पिएगा कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, सीधे सीधे तौर पर पॉलिटिकल सिस्टम जिम्मेदार है। जिस तरीके से हमारी पॉलिटिक्स है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें चुनाव महत्वपूर्ण होता है। चुनाव में जीत के आना है तो आपको डोनर चाहिए है, वो चंदा देने वाले लोग चाहिए है, वोट दिलाने वाले लोग चाहिए, तो वो गिरोहों को हमें इजाजत देनी पड़ती है, उनको छूट देनी पड़ती है और इसके कारण ये सारी चीजें हो जाती है। बिल्कुल, सरकारों की इच्छा शक्ति का अभाव है सीधे सीधे तौर पर। यदि सरकार चाहे तो ये सब गंदगी नहीं जा सकती नदियों में, और ये तय करना पड़ेगा। जिस तरीके से विश्व में वायुमंडलीय परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन के कारण फसलें नहीं हो पा रही है, आगे आने वाले समय में बड़ी खाद्य संकट पैदा होने वाला है, कई किस्म की बीमारियां होने वाली है। तो ये सब देखते हुए हमें सख्त होना पड़ेगा, सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे कि वो पॉल्यूशन को नियंत्रण करे, तभी जाके नदियों को पवित्र किया जा सकेगा। और ये अब ये पाखंड नहीं चलेगा, अब ये अनिवार्यता है हमारी कि हम पानी को साफ करें। नई पीढ़ी के लिए हम क्या देके जाएंगे, क्या उन्हें अंधेरे गड्ढे में डाल के जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत सख्त फैसले लेना पड़ेगा, अच्छे लोगों को इसमें लगाना पड़ेगा, बहुत जिम्मेदार लोगों को लगाना पड़ेगा, जो झुके नहीं, जो बिके नहीं, और तब ऐसे नदियों की सफाई हम कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। अगर जिम्मेदारी निभानी होगी तब शायद ये चीजें रुक पाएगी। इस वक्त हमारे साथ अरविंद पचौरी जी जुड़ चुके हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य जी हैं। अरविंद जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं सीवेज से जो है लगातार प्रदूषित हो रही है मोक्षदायिनी नदियां। हिंदू धर्म में नदियों का बहुत महत्व है और उसके बावजूद सरकार लगातार करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती नदियों की सफाई के लिए। बावजूद इसके लगातार निगम कर्मी जो है इन मोक्षदायिनी नदियों को गंदा करने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए सरकार को इस दिशा में? देखिए, बार बार मैं सबसे पहले तो मैं सभी से नमस्कार करना चाहूंगा जी। और कहीं ना कहीं जो हमारी नदियां हैं बहुत ही पुण्य और पावन शलीलाएं हैं, और अगर कहा जाए मध्य प्रदेश में माँ रेवा, माँ नर्मदा का एक बड़ा ही अपना एक महत्व है। पर सबसे ज्यादा दुखित बात यह है कि कलयुग की जिसे गंगा कहा जाता है, मोक्षदायिनी कहा जाता है और जीवन दायिनी भी कहा जाता है, तो ऐसी जो हमारे है कुछ जगह, कुछ तीर्थों पर उनके जल का ना तो आचमन किया जा सकता है, बहुत ही एक दृष्टि से कहा जाए तो मलिन अवस्था में है। बिल्कुल, तो उस पर सरकार का विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। इतना ही नहीं कि ये जो नर्मदा, जो रेवा, जो हमारे मध्य प्रदेश के भारत के हृदय और में विराजमान है और तकरीबन 3500 से 3700 किलोमीटर की यात्रा सफर करते हुए अमरकंटक से समुद्र में जाकर के समाहित हुई है। बिल्कुल, और इसके किनारे किनारे पे बड़े बड़े सुगम तीर्थ हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे संतों की तपस्थली है। और अगर कहा जाए तो जो गर्मी का मास रहता है उस समय सारी नदियां सूख जाती हैं, लेकिन शास्त्रों में भी वर्णन आया है कि कली काल में अगर जल प्रवाह अगर किसी का होगा तो माँ रेवा का होगा, माँ नर्मदा का होगा। बिल्कुल, शास्त्रों में इसका एक वर्णन भी आया कि रेवा तीरे तपह कुरियात, यानी रेवा यानी नर्मदा के तट पर तप करना चाहिए, और नर्मदा तव स्नात, नर्मदा के मात्र और मात्र दर्शन करने मात्र से, नर्मदा तब दर्शनात्। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर एक विशेष नजर उठा करके कोई इस तरह का गठन करना चाहिए साफ सफाई के लिए। समय समय पर जरूर सुनने के लिए आता है, लेकिन आज भी बहुत दुख होता है देख करके उनकी इस दशा को, दुर्दशा को देख करके। और प्राकृतिक जो खूबसूरती है उसके साथ तो छेड़खानी नहीं करना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा छेड़खानी हो रही है। मुहिम चलाया गया है लेकिन वो मुहिम कारागार नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और एक न एक दिन अगर ऐसे पावन तीर्थ जो सलीलाएं जो जीवन दायिनी है, अगर इनके साथ छेड़खानी होती है, इनकी पवित्रता पर अगर ध्यान नहीं रखा जाता है, तो ये कहना संभव है कि एक दिन त्राही त्राही जल की हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान रखें और जो है प्रदेश सरकार को या केंद्र सरकार को इन मुहिमों पर विशेष ध्यान रखते हुए, बिल्कुल जैसे एक कुक्कुट स्थान है जो कि बहुत अच्छा तीर्थ है, अमरकंटक से तीसरा या चौथे नंबर का पड़ता है, वहां पर मैं गया था। वहां पर भी वहां की अवस्था को देखते हुए बड़ा मन जो है द्रवित हो गया कि इतनी अशुद्धता कि जल से इस तरह की वो दिखाई देना। हालांकि हमारे तो पूजनीय है, सम्माननीय है, सनातनियों की जो है एक आस्था है, लेकिन मैं सनातन की बात नहीं करूंगा, मैं समूचे मध्य प्रदेश के उस जनमानस की बात करूंगा जो सभी के लिए मोक्षदायिनी, जो सभी के लिए जीवनदायिनी। बिल्कुल। तो उसकी पवित्रता पर, उसकी शुद्धता पर ध्यान तो रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। बहुत सही बात कही आपने कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है ध्यान रखना। और एक और जहां जल संकट की हम लगातार बात कर रहे हैं, ऐसे में नदियों का रक्षण करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आलोक जी, आपके पास आऊंगी। शिप्रा से जुड़े हुए 14 विभाग है जो कागजों पर अभियान चला रहे हैं और शिप्रा शुद्धि के लिए नाम की योजनाएं चल रही है, क्योंकि लगातार शिप्रा की अगर हम बात करें तो शिप्रा लगातार गंदी होती जा रही है, शुद्धि के नाम पर कुछ दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल, शिप्रा तो एक तरीके से सुप्त हो गई थी, सूखी हुई नदी थी जी। वो तो पिछली सरकार ने जो योजना चलाई शिप्रा में पानी लाने की नर्मदा से, वो जो पानी लेके आए उसके कारण आज शिप्रा जीवित दिख रही है। तो शिप्रा के सफाई पे तो बहुत ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये नदी के में हर साल आप ये देखें कि हजारों लोग आते हैं स्नान करने के लिए और धार्मिक महत्व की वजह से। तो शिप्रा को तो साफ करना पड़ेगा, साथ में उस मालवा धरती में जहां कहा जाता था कि पग पग नीर वाली जो कहावत कही जाती थी कि जगह जगह पानी उपलब्ध रहता है वहां पे, तो मालवा में पानी बहुत जलस्तर नीचे चला गया था। तो ये जो शिप्रा को जीवित करना, मालवा को रेगिस्तान बनने से रोकना है। खासतौर से नर्मदा को लेकर जिस तरीके से काम हुआ इतने सालों में, स्वर्गीय अनिल माधव दवे जी ने पूरा अभियान चलाया था, नर्मदा समग्र करके उन्होंने एक एनजीओ बनाया और फिर उसके बाद में नर्मदा को रीजनरेट करने के लिए, उसका जल स्तर, जल प्रवाह को बनाए रखने के लिए उन्होंने काम किया। वैसे ही शिप्रा को लेके भी काम किया जाना चाहिए और शिप्रा के दोनों तरफ जो कैचमेंट एरिया है वहां वृक्षारोपण हो, बड़ी तादाद में वृक्ष लगाए जाए और न केवल इसमें सरकार बल्कि कई सामाजिक संस्थाओं को भी काम करना चाहिए। खासतौर से इनकम टैक्स अधिनियम में इसका प्रावधान किया जाना चाहिए कि नदी के कैचमेंट एरिया को बढ़ाने के लिए हम टैक्स में छूट कैसे दें। यदि ये हो जाएगा तो इतनी बड़ी मात्रा में पैसा भी उपलब्ध हो जाएगा और बड़े स्वयंसेवी संगठन मिलके ये नर्मदा के, शिप्रा के और नदियों के कैचमेंट एरिया को रिच कर देंगे, तो ये बड़ी तादाद में जो प्रदूषण है वो रोका जा सकेगा। बिल्कुल। तो सरकारों को इस दिशा में काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सरकारों को इस दिशा में काम करना चाहिए। बहुत सही बात की यहाँ पे। पचौरी जी, आपके पास आऊंगे। यहाँ पर लगातार जिस तरफ एक तरफ बात करती है सरकार और जिम्मेदार अधिकारी भी लगातार कहते हैं कि उद्योगों से निकलने वाले सीवरेज को प्रॉपर ट्रीटमेंट किया गया, बावजूद इसके लगातार उसका गंदा पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है। कई बार इस मामले में कार्रवाई की बात आती है, लेकिन हर बार खाना पूर्ति करके छोड़ दिया जाता है। आपको नहीं लगता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिनके ऊपर दायित्व है इन नदियों को साफ करने का, वही सबसे ज्यादा इन नदियों को गंदा कर रहे हैं? अरविंद जी, सुन पा रहे हैं आप? जी जी, सुन पा रहा हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं इस पे एक जिस तरह सरकार की दृष्टि होना चाहिए जी। योजनाएं बनती हैं, योजनाएं फाइल में समाहित हो जाती हैं, कुछ समय तक चलती है, लेकिन वो एक कारगर जैसे साबित होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए कि वो उस तरह का कार्य कर रही हैं। योजनाओं तो मैंने अनेक बार देखा है, कई प्रकार के फाइन भी काटना शुरू किया, घाटों घाट की सुरक्षा भी की, लेकिन कुछ सीमित समय तक रहा। उसका एक बिल्कुल नियत या एक रूप से उसको कारगर करने के लिए यहाँ स्थापित कर दिया है, तो वो चल सकता है। और चलाने के लिए ऐसा नहीं कि जनमानस का सहयोग ना हो, बिल्कुल इतनी आस्था का केंद्र के जनमानस का भी रहता है, लेकिन कुछ जनमानस की आस्था थोड़ी सी कुछ इस तरह हो जाती है कि ठीक है, थोड़ी सी गंदगी करते हैं, प्रसाद पुष्प आदि आदि के कारण उसमें विसर्जित करते हैं, तो एक चिन्हित स्थान बना दिया है उन घाटों पर। 3500 से 3700 किलोमीटर का दायरा मध्य प्रदेश में मां रेवा, मां नर्मदा का बहुत ही बृहद है और बहुत ही बड़ा है।
और जल के अगर मामले में लिया जाए कि अगर किसी प्रकार का मध्य प्रदेश में अगर कोई संकट आता है तो मां नर्मदा से जो जल भोपाल भी, यानी कि भोपाल मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल भी, अन्य अन्य शहरों में बड़े बड़े डैम भी बनाए गए हैं। तो जब इतनी बृहद जो नदी है, इतनी बृहद जो आस्था का केंद्र है ना, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, शास्त्रों में इसका अनेक अनेक जगह वर्णन आया है। तो ऐसी नदी की अगर हम सौंदर्यता पर ध्यान ना दें, इसकी स्वच्छता पर अगर ध्यान ना दें, तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत बड़ी लापरवाही होगी, जनमानस की कहें या प्रशासन की कहें। मैं तो एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो मुहिम चलाते हैं उसे लगातार कंटिन्यूज क्रमबद्ध रखें और स्वच्छता शुद्धता का ध्यान रखते हुए वहां पर लोगों को स्थापित करें, जिससे कि ये हमारा जो आस्था का केंद्र है, हमारी जो मोक्षदायिनी है, हमारी जो जीवन दायिनी हमारे मध्य बनी रहे और हम उसका आनंद ले सकें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि योजनाएं बनी हैं, उनका क्रियान्वयन होना चाहिए, मात्र कागजों पर योजनाएं नहीं होनी चाहिए। आलोक सिंह जी, आपके पास आऊंगी। आपको क्या लगता है कि योजनाएं लगातार बनती है नदियों को साफ करने की, इसलिए योजना नहीं बनती कि नदियों के अंदर गंदा पानी मिले ना, क्योंकि नदियों की अगर हम बात करें तो नदियां खुद ही खुद को साफ कर लेती है, सारा कचरा ले जाके समुद्र में पलट देती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, हम लगातार उनको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कोशिश वो होनी चाहिए कि वो गंदी ही ना हो। बिल्कुल ये होनी चाहिए। बहुत ये मान्यता है नदी साफ कर लेती है, लेकिन जब स्टॉप डैम बन गए हैं तब गांव में लोग पशुओं को, मृत पशुओं को नदी में डाल देते हैं, मृत शरीरों को डाल देते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये मान्यताओं के कारण होती है। अब सरकारों ने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उसमें नदियों की सफाई में ये सब चीजें भी शामिल है कि हम कैसे जनमानस को बदलेंगे, कैसे जनमानस को शामिल करेंगे नदियों की सफाई में। लेकिन वास्तव में वो बजट खर्च नहीं होता है, वो बजट जो है केवल कागजों पे खर्च होता है। तो इसके कारण नदियों की सफाई का अभियान जो है वो अधूरा रह जाता है। अभी तक आप देखें कि हर नदी में, देश में हर नदी के सफाई के लिए, तालाबों की जो वेटलैंड है जितने, उनकी सफाई के लिए, उनके गहरीकरण के लिए, उनको साफ सुथरा करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बजट रखा जाता है और वो बजट खर्च भी होता है। लेकिन वास्तव में जमीन पर खर्च नहीं होता। जिस एनजीओ को शामिल किया जाता है उनके काम की मॉनिटरिंग नहीं होती है। सरकारी व्यवस्था तो अपना काम दायित्व निभाती नहीं है। उसी की वजह से इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हमारे जल स्रोत साफ नहीं हो पाए हैं। खासतौर से राजस्थान में जिस तरीके से जनमानस शामिल होता है जल स्रोतों को साफ रखने के लिए, वहां चूंकि पानी नहीं रहता है, इसलिए बारिश का जल इकट्ठा करना और उसको संरक्षित करना, इसमें पूरे जनता का सहयोग होता है। जब तक हम जनता का सहयोग नहीं लेंगे, सरकारें जब तक जनता का सहयोग नहीं लेंगी, केवल वोट की राजनीति के तहत ये बजट देती रहेंगी और खर्च करती रहेंगी केवल दिखावे के लिए, तब तक ये सफाई का अभियान पूरा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि जब तक सरकार और साथ में आम जनता भी मिलकर काम नहीं करेगी, तब तक ये जो लक्ष्य है, ये जो उद्देश्य है नदियों को साफ करने का, ये पूरा नहीं हो पाएगा। आलोक सिंह जी और अरविंद पचौरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। उद्योगों से निकलने वाला दूषित पानी रोक रहे नालों के पानी को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर नदियों में ही छोड़ा जा रहा है। उनके कागजी झूठे कारनामों की पोल महालेखाकार सीएजी ने खोल दी और शिप्रा में घटते पानी और गंदे होने की जांच सीएजी ने की और शिप्रा से जुड़े 14 विभागों के 2016-17 से लेकर 2020-21 में किए काम की पड़ताल की तो विभागों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। लगातार नदियों को साफ करने के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, लेकिन काम धरातल स्तर पर कुछ नहीं है, मात्र कागजों में योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कब तक शिप्रा नदी को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ लगातार शिप्रा नदी ही गंदी हो रही है, तो ना इंसाफी कहीं ना कहीं उनके साथ ही हो रही है। तो यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि शिप्रा नदी को कब तक इंसाफ मिलेगा और कब सफाई की यह मुहिम कामयाब होगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।